वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज बात करेंगे 27 दिसंबर 2021 को पूछे गए ईवीएस के 15 पेडागोजी सवाल का। इसका अच्छे से विश्लेषण करेंगे क्योंकि ईवीएस का पेडागोजी एक ऐसा सेक्शन है जहां आप 15 आउट ऑफ 15 कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी इसमें कुछ टफ क्वेश्चंस भी रहता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके जानेंगे, एक्सप्लेन करके सीखेंगे तो हमें उम्मीद है आप 15 में 15 कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ईवीएस की प्रकृति कैसी है? ईवीएस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और हमारे ईवीएस के पहले पेडागोजी वीडियो को आपने देखा है तो हमने कई बार इसका जिक्र किया है कि ईवीएस की नेचर जो होता है वो इंटीग्रेट होती है, एकीकृत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण शामिल होता है। तीनों चीज़ों को एक जगह करके इंटीग्रेट करके एक ईवीएस बनाई गई है। तो ये इसकी नेचर कैसी होगी? एकीकृत होगी। वन इज द राइट आंसर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि? देखिए, ईवीएस का पाठ्यक्रम जो है वो थीम पर इसलिए आधारित है क्योंकि जो 6 थीम है, 6 जो है बच्चों के डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है। बच्चे जिनके साथ अपना अनुभव साझा करते हैं और उस 6 के 6 क्या है? एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। ऐसे ही है, मतलब 6 के 6 एक दूसरे में इंटर रिलेटेड है। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं? पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त विचार बना पाते हैं और इसके अंतर को समझ पाते हैं। तो आपने आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन 1 होगा। और बी में है कि छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थीम देने पर आसानी से सीख सकता है, ऐसा बिल्कुल भी ये इलॉजिकल बात है। छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीखते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। 4 में है शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। थीम इसलिए नहीं दिए गए हैं कि बच्चे इसको आगे बढ़ सके या सरलता से आगे बढ़ सके। थीम बल्कि इसलिए दिए गए हैं कि कोई 6 जो थीम है, 6 थीम कौन कौन है? बड़े आसानी है, परिवार और मित्र, भोजन, जल, यात्रा, आवास और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये 6 का 6 चीज़ डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में यूज़ होने वाली है। तो बच्चे इसमें संयुक्त होकर और अंतर को समझ पाते हैं, इसलिए 1 इज़ द राइट आंसर। वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप चीज़ों को एनालिसिस करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे आप पेडागोजी को हल नहीं कर सकते हैं। आप बात मानिए, ये मेरी अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं, मेरी अनुभव है ये, कि जब तक आप चीज़ों को एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे आप एक अच्छा स्कोर सीटेट में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब रटाया हुआ क्वेश्चन सीटेट में नहीं पूछेगा, सीटेट में अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, इसको आप याद करेंगे तो ही संभव है इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसकी अनुशंसा पर एकीकृत की गई है? तो ऐसा किसने सिफारिश किया था? एनसीएफ 2005 ने, कि क्या है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को एक जगह करके पढ़ाया जाए। तो सेकंड इज द राइट आंसर। ये एक आसान क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होगी? एक ईवीएस टीचर के लिए सबसे जो चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग बात क्या होगी? जब वो कहीं मान लेते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं तो विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, देखिए उस विद्यालय की भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ है, किस क्षेत्र में है, ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के सामाजिक प्रवृत्ति के बारे में जानना, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में जानना, बच्चों को बेहतर तरीके से जानना, उनकी सामाजिक प्रवृत्ति को जानना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 1 नहीं होगा। और 2 में है महानगरों में बड़े विद्यालय। अब महानगरों में बड़े विद्यालय तो ये थोड़े टीचर के लिए चैलेंजिंग बात है, ये नहीं है। 3 में भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप स्कूल में जाते होंगे तो हो सकता है कि अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे आते हैं, अलग अलग समाज के बच्चे आते हैं, अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, तो ये एक चैलेंजिंग हो सकता है। तो 3rd इज द राइट आंसर। और 4 में है छात्रों के लिंग, कोई बच्चा मेल है, कोई फीमेल है, ये जानना आपको कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त होगा? तो आप ईवीएस है उसके लिए क्या उपयुक्त होगा? नंबर 1 है स्वयं करके सीखना, बिल्कुल सही है। ईवीएस कक्षा में हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ए सही है। बी में है विवरणों द्वारा सीखना, मतलब व्याख्या करके बच्चों को सिखाना। तो ये क्या होता है? प्राइमरी लेवल पर हो या किसी भी लेवल पर हो, सिर्फ व्याख्या करके बच्चों को नहीं सिखा सकते, वो भी
स्पेशली प्राइमरी लेवल पर नहीं सिखा सकते हैं, तो बी नहीं होगा। सी में है परिभाषाओं द्वारा सीखना, ये किसी भी लेवल पर मतलब ये नहीं है, उपयुक्त नहीं है कि आप बच्चे को परिभाषाओं के द्वारा सिखा रहे हैं। 3 में है रटकर सीखना, तो बच्चे को आप रटकर भी नहीं सिखा सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ ऑप्शन ए होगा। तो और जब आप चेक करेंगे तो कहीं भी ऑप्शन ए नहीं है देखिए सिर्फ ए किसी में नहीं है, सब में कुछ ना कुछ है। लेकिन आप जब इसका इंग्लिश सेक्शन चेक करेंगे तो वहाँ देखिए एक चीज़ है, नंबर डी वाला ऑप्शन पढ़िए, उसमें है डिस्करेजिंग रोट लर्निंग, यानी जो रटकर सीखना है उसको हतोत्साहित करना है। तो ऐसा हम करना भी चाहिए। ए पहले सही था और डी अभी हो रहा है, तो कौन सा सही होगा, ए और डी, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी एक आसान सा विषय है, अभी हमने कुछ देर पहले 2 घंटा पहले एक वीडियो डाला है, अगर उस वीडियो को आपने देखा या आपने अगर पढ़ा है तो आपको इसको ईजिली कर सकते हैं। ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं कि ये किसकी ओर संकेत करता है, तो ये क्या है, हमारा एक छठा थीम है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किस नीति का खोज कीजिए। तो पशुओं के बारे में बच्चों को क्या करना है, संवेदित करना है हमें, तो हमें कौन सा नीति अपनानी चाहिए, कहानियाँ एवं विवरण। देखिए इसमें विवरण नेगेटिव डिस्क्रिप्शन कब होता है, जब बच्चों को आप डिस्क्रिप्शन यानी विवरण के द्वारा सिखा रहे हैं। यहाँ कहानियाँ एवं विवरण मतलब बच्चों को कहानियों को डिस्क्रिप्शन करके सिखाना है, तो क्या करेंगे, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि कहानियों में अक्सर जानवरों की बात होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा झूठी के 2 बैल, उसमें उस कहानी को जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर जानवर के प्रति उनकी भावना जो है जानवर के प्रति एक अच्छी इमोशन आएगी उनको जानवर के प्रति, तो कहानियाँ बच्चों के लिए एक अच्छा नीति हो सकता है। और 2 में है प्रयोग। देखिए प्रयोग क्या करेंगे, आप जानवरों के बारे में सेंसिटिव करना चाहते हैं बच्चों को, तो प्रयोग की क्या नीति अपनाएंगे, तो प्रयोग बिल्कुल नहीं हो सकता है। सी में हास्य चित्र पट्टियाँ, मतलब कुछ चित्रें दिखाना बच्चों को जहाँ जानवरों के बारे में, जिससे बच्चे मोटिव हो सके, तो बिल्कुल ये सही है, ऐसा करना चाहिए हमें। और नंबर डी में है कि कविताएं, हाँ कविता के माध्यम से भी बच्चों को जानवर के प्रति हमें संवेदित कर सकते हैं हम, तो ए सी डी ऑप्शन कौन सा होगा, बी में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य, कक्षा में हम ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही है कि बच्चों को हम अन्वेषण और अवलोकन का हम बच्चों को अवसर देते हैं। और छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास करना, बिल्कुल सही है, बच्चों के हम जो है स्किल्स को डेवलप करते हैं। छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना, बच्चों में क्या है, सौंदर्य की भावना को हम विकसित करते हैं, ये भी सही है। और डी में है छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना, मतलब बच्चों को जिस टॉपिक को पढ़ाना है उसे याद करने में मदद करना, तो याद करना हमारा कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है, कौन से होगा, ए बी और सी, ऑप्शन किस में है, 3 में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि जब आपको क्लास में कुछ प्रश्न पूछते हैं तो ये किसको सूचित करता है, हम क्या अंदाज़ा लगाते हैं बच्चों के बारे में। नंबर 1, प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करता है, बिल्कुल बच्चे ने कितना सीखा आप इसका आकलन कर सकते हैं उनके क्वेश्चन से। कोई बच्चा अगर क्लास में है वो पैसिव होकर निष्क्रिय होकर अगर आपको खाली सुन रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है, तो आप उसके ज्ञान का आकलन नहीं कर पाएंगे, या आप ये समझ लेंगे कि बच्चे ने कुछ नहीं सीखा। तो जब अब बच्चे प्रश्न करने लगेंगे तो आप वो कितना सीखा उसका असेसमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल जब बच्चे क्लास में कुछ सवाल करते हैं वो तो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और उससे क्या होता है उनके अंदर जो डर की भावना होती है वो भी खत्म हो जाती है, तो बी भी सही है। और 3 में है प्रश्न छात्रों को सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, कितना उनके अंदर क्यूरियोसिटी है चीज़ों को जानने के लिए, उनके क्वेश्चन से ही पता चलता है, तो सी में भी सी सही है। और डी में है प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। देखिए बच्चे ने क्रियात्मक कौशल उनकी स्किलों का कितना डेवलप हुआ, इसका मूल्यांकन उसके प्रश्न से नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए बी और सी जिसमें होगा, तो ये ऑप्शन सी में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधानों का विश्लेषण करता है। विश्लेषण एक, देखिए विश्लेषण मतलब कोई टीचर जो है कुछ समाधान देता है, तो समाधान को बच्चे क्या करते हैं, विश्लेषित करते हैं खुद से। तो विश्लेषण होता क्या है,
बेहतर ढंग से चीज़ों की जांच करना, चीज़ों को बेहतर ढंग से छोटे छोटे टुकड़े करके उसका एनालिसिस करना, उसको विश्लेषण बोला जाता है। तो पहला है प्रक्रिया प्रक्रिया कौशल, बिल्कुल ये एक प्रोसेस जो है स्किल होता है, उसका एक भाग है। बच्चे कितना समझा, अगर चीज़ों को अच्छे से समझा है तभी उसको प्रोसेस करके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको समझ पाएंगे। तो ए बिल्कुल सही है। और बी में है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, मतलब कि बच्चे ने अगर किसी चीज़ को बेहतर ढंग से चीज़ों का विश्लेषण कर पाते हैं, जांच कर पाते हैं, तो उससे उसकी थिंकिंग जो प्रोसेस होती है, कोग्निटिव प्रोसेस जो होती है उसकी पता चलता है। तो बी भी सही है। और डी में है उत्पाद प्रक्रिया। देखिए उत्पाद प्रक्रिया किसको बोलेंगे हम, अंतिम जो अंतिम परिणाम प्रदान करता है। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, जो अंतिम परिणाम देता हो। तो ये अंतिम परिणाम वाली बात नहीं, ये चीज़ों को विश्लेषित कर रहा है, चीज़ों को जांच रहा है। तो डी नहीं होगा और सी नहीं होगा। डी में है मनोसामाजिक कौशल। देखिए मनोसामाजिक कौशल में क्रिटिकल थिंकिंग, लक्ष्य, निष्कर्ष आदि ये सब चीज़ आता है, उनको उससे बच्चे विश्लेषण नहीं करते हैं। तो डी भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ए कोमा बी, किस में है, ऑप्शन एक में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। टीचर और जो करिकुलम है उसके अलावा बच्चों को जब हम ईवीएस सिखाएंगे तो कौन एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है। समाचार पत्र, बिल्कुल समाचार पत्र ईवीएस शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है, क्योंकि समाचार पत्र में विभिन्न प्रकार की बातें छपी होती है, जिससे बच्चे को आप ईवीएस के प्रति जागरूक कर सकते हैं। तो एक ए बिल्कुल सही है। और बी में है समुदाय के सदस्य, मतलब जब बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ अपने बड़ों से भी, समाज से भी वो ईवीएस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जब उनसे वो रहेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो जान सकते हैं। तो बी भी सही है। सी में कविताएं, कविताओं के माध्यम से आप ईवीएस के प्रति बच्चों को जागरूक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कविता जो है एक संसाधन कार्य नहीं करता है। कविता क्लास को, वर्क को क्या करता है, मनोरंजन करता है, बच्चों का अट्रैक्शन को बढ़ाता है, लेकिन ये ईवीएस का साधन नहीं है। और डी में है क्रियाकलाप, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके बच्चे कुछ कार्य करके ज्ञान का अर्जन करते हैं। ये साधन में नहीं आता है, ये बिल्कुल साधन में, क्रियाकलाप को आप साधन कह ही नहीं सकते हैं, ये तो एक तरीका है काम करने का। तो सी और डी नहीं होगा, ए और बी होगा। ए और बी किस में है देखेंगे हम। देखिए एक में नहीं है, दो में नहीं, तीन में है। देखिए ए और बी, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। जब ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो आप किसकी चर्चा करेंगे, इन्वायरमेंट की ही चर्चा करेंगे। पेट्रोल की दर, ऑब्वियसली पेट्रोल की दर की चर्चा करेंगे, क्योंकि बात ईवीएस की हो रही है। और पेट्रोल से बहुत सारी चीज़ों को हमें फ़ायदा भी है पेट्रोल से, और कुछ नुकसान भी है, तो उसकी चर्चा करेंगे कि ज़्यादा पेट्रोल की उससे एक दिन पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा पेट्रोल के इस्तेमाल से हमारा वायु प्रदूषण भी होता है, तो ऐसी चर्चा करेंगे। और बी में है पशुओं का संरक्षण, ईवीएस पढ़ेंगे और ईवीएस में एक थीम ही है पशुओं के बारे में, तो पशुओं के बारे में ऑब्वियसली हम चर्चा करेंगे। सी में है जल आपदा, जल आपदा पर्यावरण से संबंधित है, इसकी चर्चा करनी ही करनी है। और डी में है बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। देखिए ये बिल्कुल साइंस की बात है, तो जब ईवीएस पढ़ाएंगे तो आप ऐसी चीज़ों को चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपर प्राइमरी क्या है, साइंस का चीज़ है। तो कौन सा सही होगा, ए बी सी, जो ऑप्शन एक में है दिख रहा है। देखिए ऑप्शन ए में है ए बी सी, बाकी सारे गलत हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है। तो समाज की बात जहाँ आ जाएगी वहाँ क्या आ जाएगा कि जब आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं और मूल्यांकन में सामाजिक कौशल, मतलब समाज क्या क्या मदद करता है, समाज के बारे में जानना है, उसका मूल्यांकन करना है। तो इसमें क्या, जब तक इसमें साझा करने की बात नहीं होगी, मिलकर काम करने की बात होगी, समाज की बात हो रही है तो मिलकर काम करने की बात आएगी ही आएगी। तो वर्गीकरण नहीं हो सकता, विश्लेषण नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। ये है ईवीएस मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक। ये हमारा ईवीएस जब हम मूल्यांकन करेंगे तो समाज ने क्या सिखाया इससे ही पता चलेगा। तो थर्ड इज द राइट आंसर। रंगों के आधार पर पशुओं का वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। जब बच्चे रंगों के आधार पर पशुओं को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो हमें किसकी ओर इंगित करता है। नंबर एक में है कि सीखने का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सीखने की दक्षता, सीखने की प्रक्रिया। देखिए सीखने की प्रक्रिया जो है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, तो ये खाली सिर्फ वो रंगों के आधार पर वर्गीकृत कर देने से नहीं हो सकता। और तीन में है सीखने की दक्षता, बच्चे की एबिलिटी की बात हो रही है, जो रंगों जो यहाँ पर सुटेबल नहीं है। दूसरा है सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य होता है किसी भी चीज़ के बारे में
जानना। जैसे बच्चे अगर पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं तो वह है सामान्य उद्देश्य, लेकिन पृथ्वी के सारे गुणों के बारे में, पृथ्वी के प्लेट्स के बारे में जान रहे हैं तो ये एक विशिष्ट उद्देश्य है। तो सामान्य यहाँ रंगों के आधार पर जान रहे हैं, सिर्फ जानवरों को नहीं जान रहे हैं, वो रंगों के आधार पर उनको वर्गीकृत भी कर रहे हैं, तो सामान्य उद्देश्य ये नहीं हो सकता। और एक है 1 नंबर में सीखने का उद्देश्य। बिल्कुल ये एक सीखने का उद्देश्य है, जब बच्चे सीखेंगे तब उन चीज़ों को वो वर्गीकृत कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। तो 1 इज़ द राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा। देखिए शिक्षिका जो है उनके ईवीएस में कैसे मूल्यांकन कर रही है, उनके अवलोकन द्वारा, उनसे प्रश्न पूछकर, चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उनके उपरांत इकाई परीक्षण ये दर्शाता है। देखिए जिस असेसमेंट में अवलोकन भी हो, चित्र बनाने में बच्चों की सहायता, स्कैफोल्डिंग भी की जाए, बच्चों को विचार विमर्श में शामिल किया जाए, और लास्ट में एक यूनिट टेस्ट भी हो। क्या हो? एक यूनिट टेस्ट भी हो। क्या ये किस में होता है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट, एसबीए में ये सारी चीज़ें होती है। तो कौन सा से होगा? शिक्षक विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। 3rd इज द राइट आंसर। और अगर आप चैनल में अभी तक जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम आपको कह रहे हैं, आप भले ही आप कहीं से भी हो, लेकिन आप प्रीवियस ईयर, हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ मेरे ही पास से पढ़ें, अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप कहीं से हो, अगर आपको सीटेट में अच्छा स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करके पढ़ना है। सिर्फ पढ़ के आंसर बना के छोड़ नहीं देना है, उनका एनालिसिस करना है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे, एक सीटेट में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।